दोस्तों नमस्कार। काले बादल तो मंडरा रहे हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का जिक्र हो या फिर भारत की वैदेशिक नीति का जिक्र हो, क्योंकि अब अफगानिस्तान तालिबान का है और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद आज के दिन भारत की अध्यक्षता का आखिरी दिन है। कल से आयरलैंड उसकी अध्यक्षता करेगा सितंबर भर के महीने में। हालांकि संयोग ऐसा रहा, जो कुछ अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में हुआ उस दौर में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत कर रहा था। 3-3 बैठकें ली गई, लेकिन जो प्रस्ताव पास किया गया वो प्रस्ताव पास होते होते 24 घंटे पहले उसमें से तालिबान शब्द गायब हो चला है। यानी एक ऐसी परिस्थिति भारत के सामने पहली बार आकर खड़ी हुई है जिसमें उसे तय करना है कि उसका रास्ता, खास तौर से साउथ एशिया में जब जुगलबंदी हो रही है तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान की, चीन की और रशिया की, ऐसे में भारत का रुख क्या होगा। और खास तौर से तब भी जब इसी दौर में भारत ने अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, यह कहकर बनाया कि हम नॉन अलाइनमेंट खत्म कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, सार्क भी शायद अमेरिका के साथ चलने के वक्त ही खत्म हुआ। उसकी बैठकें उसी वक्त थमी जब भारत ने अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया। और चीन के साथ कहा सुनी भी इसी दौर में हुई जब अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा। लेकिन 2018 में जब दोहा में तालिबान के साथ अमेरिका बातचीत की टेबल पर था, तब भारत नहीं था। नाटो देशों के संबंध और आने वाले वक्त में नाटो देशों के साथ तालिबान किस तरीके से पेश आएगा या उनसे अमेरिका कैसे पेश आएगा, इस बात का जिक्र हो रहा था। यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत अमेरिका के साथ साउथ ईस्ट एशिया में संबंधों को लेकर खड़ा रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या वह अलग थलग पड़ गया है। क्योंकि जिस तरह की जुगलबंदी अमेरिका से हटकर रूस, चीन और पाकिस्तान की तालिबान के साथ हो रही है, शायद भारत के सामने इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत को अपनी अध्यक्षता में ही सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव पास हुए उसको 15 दिन से भी कम दिन के भीतर तालिबान शब्द को हटाना पड़ गया। यह कौन सी परिस्थिति है। या फिर भारत के भीतर और भारत को लेकर कुछ सवाल यह भी हो सकते हैं, क्या यह युगलबंदी आने वाले वक्त में लद्दाख के क्षेत्र में चीन और कश्मीर के मद्देनजर पाकिस्तान को कहीं सर उठाने तो नहीं देगी। या फिर भारत सक्षम है इस तौर पर कि भारत अपनी परिस्थितियों को समझ रहा है, अब उन नीतियों में एक परिवर्तन आएगा, भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बदलेगी और भारत को नजरिया जो है इस दौर में राजनीति का, जिसमें मुसलमान अलग थलग पड़ा हुआ है, उसका भी समावेश होगा। या फिर कश्मीर के भीतर भी जो अलगाववादी संगठन है जिनके तमाम नेता जेलों में बंद पड़े हैं, उनको लेकर क्या रवैया आने वाले वक्त में होगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन आज तो जिक्र इस बात का है कि क्या वाकई तालिबान के पास जो ताकत मौजूद है वो ताकत जो अमेरिका के जरिए उसे मिली है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद भी जब तालिबान के सामने कमजोर पड़ती नजर आ रही है, तो अब आने वाले वक्त में तालिबान को क्या पहली बार खुली मान्यता दुनिया के वो तमाम देश दे देंगे जिन्होंने पहली बार नहीं दिया था। यहां यह बहुत साफ तौर पर समझने की जरूरत है, जिस समय रूसी फौज अफगानिस्तान छोड़ रही थी उस समय तालिबान का उदय हो रहा था। लेकिन जब अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान छोड़ा है, तब तालिबान सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी संगठन के तौर पर उभरा है, जिसकी पहुंच और पकड़ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई देशों के साथ लगातार बैठकों में नजर आई है। वो बैठक चीन के साथ भी कर चुका है, वो रशिया के साथ भी कर चुका है। पाकिस्तान तो उसके साथ खड़ा है क्योंकि डूरंड लाइन जो दोनों के बीच में है उसे अफगानी और कहें तो पश्तून भी नहीं मानते हैं। यानी आवाजाही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डूरंड लाइन ब्रिटिशर्स ने खींची थी उसको ये मानते नहीं हैं। तो एक लिहाज से समझौता और कूटनीतिज्ञता या विदेश नीति यहां आकर फेल हो जाती है। दोनों आपको एक सरीखे नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान के भीतर से आवाज आने लगे कि आज नहीं तो कल किस रूप में, किस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान को संभालेगा, सरकार बनेगी, तो इसके मतलब बहुत साफ हैं। आने वाले वक्त में आईएसआई और सेना जो पाकिस्तान की है उसका रुख एक साथ एक तरीके से नजर आएगा, जो भारत के लिए और बड़ी चुनौती के तौर पर है, खास तौर से कश्मीर के मद्देनजर। लेकिन हमें लगता है जिक्र चूंकि
आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, सुरक्षा परिषद का है, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कहां पर दुनिया खड़ी हुई है और भारत के सामने चैलेंजेस क्या हैं, यह समझने के लिए एक बात तो यह समझ लीजिए, तकरीबन 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक के जो भी हथियार, हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी पूरी एक फहरिस्त है जो अफगानिस्तान के पास थी, अमेरिकी सैनिकों ने मुहैया कराई थी, अमेरिकी सरकार ने मुहैया कराई थी, आज वो तालिबान के पास है। वो फहरिस्त बहुत बड़ी है। इसको इस लिहाज से समझे कि जानकारी सिर्फ इतनी आती है कि दरअसल जो एयरपोर्ट पर 73 एयरक्राफ्ट, 70 बख्तरबंद गाड़ियां और 27 हम्पी वाहन हैं, उसको अमेरिका ने निष्क्रिय कर दिया है और अब वो किसी उपयोग के नहीं है। लेकिन अंदरूनी सच यह है कि जो अफगानिस्तान के पास जितनी बड़ी तादाद में हथियार थे, वो सारे हथियार तालिबान के पास अब आ चुके हैं। अगर उस संख्या को महसूस करना शुरू कीजिएगा तो जब उस पर कब्जा तालिबान का हो चला है तो 167 विमान और हेलीकॉप्टर वह पूरे तरीके से तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो बताती हैं तकरीबन 86 तालिबान अड्डों में लाए जा चुके हैं विमान और हेलीकॉप्टर। जो 33 ब्लैक हंटर हेलीकॉप्टर हैं, इसका दुनिया के बाजार में एक की कीमत है तकरीबन 43 करोड़ रुपए, और 33 का मतलब है कि 1422 करोड़ के ब्लैक हंटर हेलीकॉप्टर तालिबान के पास हैं। 32 M117 हेलीकॉप्टर, यानी इसकी कीमत तकरीबन दुनिया के बाजार में 12.5 करोड़ की है। ऐसे 32 M117 हेलीकॉप्टर जो कुल मिला के तकरीबन 400 करोड़ के बनते हैं, वह भी तालिबान के पास है। जो C-130 हरक्यूलस हेलीकॉप्टर है, इसकी कीमत 219 करोड़ की है। इसके 3 हेलीकॉप्टर यानी तकरीबन 650 करोड़ रुपए की कीमत के यह हेलीकॉप्टर भी तालिबान के पास हैं। इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है, मसलन मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल, 31 ऐसे व्हीकल हैं जिनकी एक की कीमत तकरीबन 10 करोड़ की बैठती है, यानी लगभग 340 करोड़ के ऐसे व्हीकल तालिबान के पास हैं। हमवीर युद्धक वाहन जो कि लगभग $2.5 लाख के आते हैं, उसके लगभग 3000 के तकरीबन हमवीर युद्धक वाहन भी तालिबान के पास हैं। 3558 जो कार्बाइन होती है, जो हम लोग लगातार देख पा रहे हैं एयरपोर्ट के पास या फिर रिहायशी इलाकों में, जो कार्बाइन तालिबान चलाते हुए और उनके लड़ाके चलाते हुए नजर आते हैं, वो सारे के सारे एक लिहाज से उनकी संख्या बहुत बड़ी है। 3598 अगर M4 कार्बाइन है तो लगभग 64,000 मशीन गन है और 25,000 के तकरीबन ग्रेनेड लॉन्चर है। इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी फौज वहां पर जो अफगानिस्तान को देकर आई, अफगानिस्तानी सेना को, वह ट्रांसफर हो चला है तालिबान के पास। और जो आधुनिक राइफल है, इनकी तादाद भी तकरीबन 3.5 लाख है। तो आप जो कल्पना कर रहे होंगे कि काबुल की सड़कों पर किस तरीके से गोलियां चलती हैं, रॉकेट लॉन्चर दागे जाते हैं, ये सारी चीजें शिफ्ट हुई है। यानी इन्होंने खरीदा नहीं है, ये कब्जा किया गया है। और जब इस संख्या को आप जोड़ते चले जाएंगे तो यह तकरीबन 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक की कीमत के भीतर में ये ट्रांसफ़र होते हैं। इतनी बड़ी कीमत, यानी कई देशों के इसमें अपने तौर पर जो उनका डिफेंस बजट होता है वह भी उसमें समा जाए। यह स्थिति तालिबान के पास उस हथियारों की है। और उस हथियारों के मद्देनज़र यहाँ 2-3 चीज़ और समझने की ज़रूरत है। ये जब खबर आई कि अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के जो पूर्व सुरक्षा सचिव थे अमीनुल हक, वो लौट कर आ गए हैं, तो सवाल क्या है कि अलकायदा वहां पर जीवित है। दूसरा सवाल था कि इराक के भीतर में जब अमेरिकी सेना ने हमला किया तो यह कहकर किया कि इस्लामिक स्टेट पर यह हमला है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ने अपने तौर पर तालिबान में अपनी मौजूदगी अपने हमलों के जरिए जताई। तो क्या यह माना जाए कि उनकी भी मौजूदगी तालिबान के भीतर है? और इन सब के बीच रूसी फौज जो है उसने तालिबान को लगातार मदद भी की और अमेरिकी फौज ने भी अपने तौर पर मदद की। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब अमेरिकी फौज वहां से जा चुकी है तो एक सवाल पूछा गया कि अमेरिका ने वहां रहकर क्या किया। उसका जवाब यह था कि दरअसल लादेन को ढूंढा और मार दिया, जो 9/11 का दोषी था। कहा गया अलकायदा को नष्ट कर दिया गया, कहा गया कई बड़े आतंकवादियों को पकड़ा और इसी फहरिस्त में IS का नाम भी लिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि दरअसल इराक में IS को नष्ट करने के साथ कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन की तानाशाही को भी खत्म किया गया।
और इसके बाद कहा गया जो बुनियादी ढांचा होता है अफगानिस्तान में वह अमेरिका ने खड़ा कर दिया। महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिए, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उभर कर आ गया। लेकिन ये सारी चीज़ें मौजूदा वक्त में आपको दोबारा 20 साल पुरानी परिस्थितियों में अगर ले जाती है तो क्या ये माना जाए इस दौर में अमेरिका जिस भी देश में गया और भारत ने जिस तरीके से अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिकली मित्रता निभाते हुए वहाँ पर लगभग $3 अरब भी इस रूप में फूका कि वहाँ डैम भी बनाए, स्कूल भी बनाए, हाईवे भी बनाए और पार्लियामेंट भी बना दी। इमारतों से डेमोक्रेसी नहीं आती है, पार्लियामेंट बनाने से डेमोक्रेसी नहीं आएगी, और डॉलर से भी डेमोक्रेसी नहीं आती है, और डॉलर से टेररिज्म खत्म भी नहीं होता है। ये सारी तस्वीर तालिबान को लेकर बहुत साफ है। लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट के आश्रय हमको लगता है समझने की जरूरत है कि हमने इस बात का जिक्र क्यों किया। जब जुगलबंदी हो रही है चीन की, पाकिस्तान की और रशिया की, तो इसका असर भारत की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद के भीतर क्यों हो गया ऐसा, जहां पर उसको तालिबान शब्द भी हटाना पड़ गया। 3 बैठकें हुई हैं 15 अगस्त के बाद से, जब काबुल को कब्जे में लिया है तालिबान ने और भारत अध्यक्षता कर रहा है। भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वहां पर TS तिरुमूर्ति, उन्हीं के हस्ताक्षर से बयान जारी होता है। हम आपको बयान सुनाते हैं, इससे समझ पाइएगा कि भारत क्या धीरे धीरे समझ चुका है। एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां पर शायद 1990 वाला ये दौर नहीं है जहां पर तालिबान से दो हाथ कर लिए जाएं, क्योंकि उस वक्त भारत की अपनी मजबूती, उसकी अपनी कूटनीतिज्ञता, उसकी अपनी विदेशी संबंध और उसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रशिया के साथ संबंध, अमेरिका के साथ संबंध, चीन के साथ संबंध और नॉन अलाइनमेंट देशों के साथ भी खड़े होने की सोच, यह भी उस समय जीवित थी। लेकिन आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। हमने हर चीज को नष्ट किया है, हर चीज को खत्म किया है और अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने, और अमेरिका ने ही अपने तौर पर नाटो देशों को लेकर तालिबान से समझौता किया। भारत ने इस बात की दिशा में सोचा तक नहीं, क्योंकि सुरक्षा परिषद में 16 अगस्त को जो प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव के शब्द देखिए। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने के महत्व की पुष्टि की है और यह भी माना है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान के किसी भी क्षेत्र को, किसी भी देश को धमकाने या उस पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और यहां तक कि तालिबान या किसी भी अफगान समूह या किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश में सक्रिय आतंकी का समर्थन नहीं करना चाहिए। यानी शब्द देखिए, यहां तक कि तालिबान या किसी भी अफगान समूह या किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश में सक्रिय आतंकी समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन 26 अगस्त को एयरपोर्ट पर हमला होता है, IS की मौजूदगी वहां पर पता चलती है और 27 अगस्त को उसी ड्राफ्ट किए हुए बयान को बदल दिया जाता है। यह भी भारत की अगुवाई में ही स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति के हस्ताक्षर से बयान जारी हुआ, जिस पे भारत के हस्ताक्षर भी थे। बयान देखिए, वो नए तरीके से बयान आता है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल, अब अगली लाइन देखिए, किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने के लिए ना हो और किसी भी अफगान समूह या व्यक्ति को किसी भी देश के क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। तालिबान शब्द गायब हो गया और इसी प्रस्ताव को कल यानी सोमवार के दिन सुरक्षा परिषद ने पास किया। लेकिन उसके आगे का सवाल यह है, जब यह प्रस्ताव पास हो रहा था तो उस समय रूस और चीन की मौजूदगी नहीं थी, जिनके पास वीटो पावर है। जब वीटो पावर वाले देश सुरक्षा परिषद की बैठक में नहीं होते तो बयान महज एक बयान रह जाता है, उसमें कोई सर्वसम्मति इस रूप में नहीं मानी जाती है, क्योंकि जिन 13 देशों में से 3 देश जिनके पास वीटो पावर है वो मौजूद थे। लेकिन इस 5 देशों के वीटो पावर का मतलब बहुत साफ है, एक भी देश अगर नहीं है तो फिर वह उस वीटो स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो चीन और रशिया दोनों नहीं थे और पाकिस्तान को इन तीनों बैठकों में भारत ने निमंत्रण नहीं दिया, जिसका विरोध पाकिस्तान अपने तौर पर कर रहा है, करना भी चाहिए उसको। लेकिन भारत की भी अपनी पॉलिसी है कि वह पाकिस्तान को मानता है कि वहां पर टेररिज्म की जमीन दी जाती है, टेररिस्टों को स्पेस दिया हुआ है। और इसका जिक्र लश्कर तोयबा हो या फिर मौलाना मसूद अजहर का जिक्र बार बार आता है, उनको लेकर हो, ये तमाम जैश का जिक्र हो, ये तमाम चीजें आती है और पाकिस्तान तालिबान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जिक्र भी आता है।
सवाल सबसे बड़ा यही है, तो फिर भारत के ऊपर कौन सा दबाव जिसमें उसने तालिबान शब्द को हटा दिया, ये एक सवाल है। क्या ये आने वाले वक्त में उस दिशा में चीज़ें जा रही हैं जहां पर चीज़ें बदलेंगी? क्योंकि जो प्रस्ताव अगर बदलता चला गया तो ऐसे में हमको लगता है कि एक लाइन इस नए प्रस्ताव में कुछ जोड़ी भी गई कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रस्ताव में काबुल एयरपोर्ट पर आईएस के हमले की कड़ी भर्त्सना की जाती है। इस हमले में 300 लोग मारे गए, 28 सैनिक भी मारे गए। जिन 13 अमेरिकी सैनिकों का जिक्र है उसको लेकर अमेरिका बार बार कह रहा है हम बदला लेंगे, लेकिन सवाल कहने का नहीं है, सवाल उस समझौते की टेबल पर ऐसा क्या हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, यह भी समझने की बात है। और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यही हो चली है कि अगर तालिबान शब्द हटाना पड़ता है तो दूसरी तरफ इस बात का भी जिक्र करना पड़ा कि दरअसल तालिबान हिंसा नहीं कर रहा है, आईएस कर रहा है। और उससे प्रस्ताव के उससे पहली वाली लाइन में है कि वह किसी को पनाह नहीं देगा, और अगर किसी को पनाह दिए हुए है तो फिर उसे मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रस्ताव में अगला शब्द जब इस बात का जिक्र करता है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्ध है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, तो फिर ये कई सवाल एकाएक और खड़े होते हैं कि आने वाले वक्त में भारत किस स्थिति में तालिबान को मान्यता देगा या दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश जिस रास्ते पर चलेंगे उसी रास्ते पर चलेगा। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका है। अमेरिका ने ही तालिबान के साथ 2018 में समझौता किया, और जो जानकारी निकल कर आती है उसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि जिस लिहाज से बैठकें हो रही थी उसमें जुलाई 28 को चीन के विदेश मंत्री तालिबान से मिलते हैं और तालिबान चीन के इलाके में जाता है, वहाँ मुलाकात होती है। 11 अगस्त को दोहा जो कतर में आता है वहाँ पर रशिया, चाइना और पाकिस्तान के तमाम मंत्रीगण और अधिकारियों की मुलाकात होती है तालिबान के साथ। भारत उस टेबल पर इनवाइट नहीं किया गया है। तो क्या इस पूरे इलाके को लेकर जो ताना बाना अब पाकिस्तान, रशिया और चाइना बुन रहे हैं, और भारत ने जो 20 साल के दौर में खास तौर से 2011-12 के बाद से जब अमेरिका के साथ वो खड़ा हो गया और उसके बाद स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर नॉन अलाइनमेंट को जब उसने ख़त्म किया और उसमें हटकर एक अपना दृष्टिकोण बहुत साफ अपनाया कि अमेरिका अगर साथ खड़ा रहेगा तो हम चाइना को आंख भी दिखाएंगे, पाकिस्तान से भी दो हाथ करेंगे, और एक पाइपलाइन जो बिछाई जाएगी ईरान से लेकर, तो ऐसे में ईरान की भी जो संभावना और आशंका के बीच भारत खड़ा है उसे भी ईरान लगातार साफ कर रहा है। उसका बहुत साफ कहना है अमेरिका ने उस पर न्यूक्लियर के एस्पेक्ट के मद्देनज़र उस पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उससे उसकी इकोनॉमी डामाडोल है और वह अफगानिस्तान को नहीं छोड़ सकता है। यानी इस पूरी इलाके में जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति और व्यापार नीति और अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र जो एक संतुलन बनाने की कोशिश भारत लगातार अमेरिका के साथ खड़े होकर कर रहा था, सोच रहा था, उसने एक सवाल अपने तौर पर जरूर नया पैदा कर दिया। अब भारत के सामने क्या क्या चुनौती है? क्या वो मान्यता देने से चीज़ें निकल कर आ जाएंगी? क्योंकि अगर तालिबान से हटकर हम कुछ वक्त पहले भी चले जाएं तो पाकिस्तान ने खुले तौर पर भारत के भीतर में आतंकवाद को अपने ज़मीन पर आश्रय देते हुए हमले किए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 1999 में जब अपहरण भारत के विमान का किया गया तो कंधार ले जाया गया, तो वहाँ कंधार में भी तालिबान की मौजूदगी थी और वहाँ पर ISI जो खुफिया एजेंसी है ISI उसके अधिकारियों की मौजूदगी थी। और फिर लद्दाख में जो कुछ हुआ, चाइना जिस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाता है, भारत ने इसका खुला विरोध किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुला विरोध किया है, लेकिन हर विरोध और स्ट्रेटजी के पीछे अपने स्ट्रेटजिक पार्टनर को साथ खड़ा देखने की एक सोच थी जो अमेरिका था। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति में अमेरिका कहां फिट बैठता है यह भी सोचना होगा। अगला सवाल किसी भी जहन में आएगा कि जब ट्रंप के साथ इतनी निकटता थी तो उसके बाद जब बाइडेन आए तो उनसे इतनी निकटता क्यों नहीं हो पाई? यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारत ने वह निकटता बाइडेन को लेकर क्यों नहीं दी? उसके जवाब कई हिस्सों में निकल कर आते हैं, खास तौर से कश्मीर नीति को लेकर निकल के आते हैं कि कश्मीर के मद्देनज़र क्या जो अमेरिकी सरकार और अमेरिकी गवर्नमेंट और बाइडेन की अपनी फिलॉसफी थी और जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैरिस हैं उनका जो पूरा पर्चा था कश्मीर के मद्देनज़र, वो भारत सरकार के अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। इसलिए भारत लगातार
संपर्क नहीं बना रहा था। दूसरी स्थिति थी जो ह्यूमन राइट वायलेशन और ह्यूमन राइट के एस्पेक्ट्स थे, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे, क्या उसने भी एक रुकावट डाली हुई थी? और तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इस देश के भीतर में जब मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम की इकोनॉमिक्स में, मेन स्ट्रीम के सोशल एस्पेक्ट में जब भारत के भीतर का मुसलमान ही अपने आप को अलूफ महसूस करने लगा और गवर्नमेंट ने नेशनल इंटरेस्ट में इस बात का जिक्र किया कि क्यों उसे ऐसी पॉलिसी आई है, चाहे वो एनआरसी का जिक्र कीजिए या सीए का जिक्र कीजिए, यानी भारत का नेशनल इंटरेस्ट ही, यानी गवर्नमेंट का नेशनल इंटरेस्ट अगर भारत के भीतर एंटी मुस्लिम एस्पेक्ट में जा रहा था तो दुनिया में ये मैसेज के तौर पर किस रूप में देखा जाए। यहाँ एक चीज़ और समझनी होगी कि अमेरिका जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में गया, क्योंकि ध्यान दीजिए यूनाइटेड नेशन बनने के बाद अमेरिका ने कोरिया, वियतनाम, खाड़ी युद्ध, इराक, अफगानिस्तान, छोटे देशों में आइएगा तो सोमालिया, यमन, लीबिया, इसमें ध्यान दीजिए सिर्फ खाड़ी युद्ध में ही अमेरिका को सफलता मिली, वह उसके अलावे कहीं सफलता नहीं मिल पाई। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाहे लीबिया हो, सीरिया हो, इराक हो और या अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, यह अपने आप में गृह युद्ध से जूझते हुए देश हैं और उस गृह युद्ध के भीतर की जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां होती है उसको अमेरिकी सैनिक या नाटो सैनिक नहीं समझ पाते हैं। उनको पता होता है यहां दुश्मन है, वो बम गिराएंगे, लेकिन जब आप गृह युद्ध की परिस्थितियों में ऐसे देश जूझ रहे थे तो उसमें समाधान का रास्ता नहीं निकलता है और इसको अमेरिका ने बाखूबी शायद समझ लिया। इसीलिए उसने अपने आप को इनसे अलग किया और जीत और हार सेना के तौर पर, सैनिकों के तौर पर होती है, जीत और हार सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर नहीं हो पाती है। उसके लिए तो फिर आपको वहाँ उम्र भर के लिए रह जाना होगा। अमेरिका ये कर नहीं सकता है क्योंकि उसकी मौजूदगी दुनिया में सबसे ताकतवर देश के तौर पर है, वो अपने आप को कैप्टन के तौर पर देखता है। इसीलिए जब आप ध्यान दीजिए तो एक बड़ा सवाल ये था कि इतनी बड़ी फौज अफगानिस्तान की, जिसको इतने बड़े हथियार अमेरिका ने दे दिए, वह नतमस्तक एक झटके में तालिबान के सामने क्यों हो गई? यह शायद भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वह कौन सी ताकत होती है जो किसी विद्रोही को, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, उसको ताकत दे देती है? हमें लगता है ये जो अफगानिस्तान को लेकर एक किताब भी लिखी गई और इस पर पेपर भी जारी किया गया, उन्होंने जानकारी दी कि दरअसल तालिबान का जो मकसद था वो धार्मिक, जातीय, राष्ट्रवादी अपीलों का एक मिश्रण है, जिसमें इस्लाम के प्रतिनिधि के तौर पर भी वो खुद को रखते हैं और रक्षक के तौर पर भी मानते हैं। और अफगानिस्तान के भीतर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों का जिक्र होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यूनाइटेड नेशन भी करता है, अमेरिका भी करता है, भारत भी करता है। लेकिन जब आप कट्टरवाद और वह भी धार्मिक कट्टरवाद के साथ टेररिज्म के एस्पेक्ट में निकल कर आते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी स्थिति ये निकल कर आ गई कि सैनिकों के सामने, जो अफगानिस्तान के सैनिक थे, वो किस मकसद से लड़ रहे हैं, किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं? डॉलर के लिए लड़ रहे हैं, वेतन के लिए लड़ रहे हैं, और ये वेतन और डॉलर बना रहे इसलिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मकसद जिहाद का हो सकता है, जिस जिहाद को हम लोग टेररिज्म के एस्पेक्ट में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर एक नेशनलिज्म और रिलीजियस और कास्ट वाला एस्पेक्ट मिश्रण उसका है, जो एक प्रेरणा के तौर पर वहाँ पर शायद निकल कर आता है। अफगान के लोग कट्टरवादी नहीं हैं, लेकिन मुसलमान होने पर तो उन्हें गर्व है, होगा। इस परिस्थिति में भारत की सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी संभालने की है। विदेश नीति के जरिए इस साउथ ईस्ट एशिया में अपनी मौजूदगी को ताकतवर बनाने की भी जरूरत है और देश के भीतर एकजुटता के साथ भारत की अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने की जरूरत है, जिस ताकत का एहसास हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर खोज कर साथ खड़े होकर इस दौर में गंवाते चले गए हैं। शायद इसीलिए इस बात का जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कहा कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये कतई नहीं था कि पाकिस्तान निशाने पर नहीं है। इसका मतलब ये था कि वह पड़ोस में तो रहेगा, संभल के और सहज कर चलना पड़ेगा। शायद इसीलिए कश्मीर की वाजपेयी नीति और वाजपेयी डॉक्ट्रिन आज भी लोग याद करते हैं और भारत के भीतर में सब समुदाय को जोड़कर कैसे चलना है, यही भारत की असल ताकत है। इस ताकत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत की तरफ इस दृष्टि से देखेंगे कि यह देश को कहीं भी बांटा नहीं जा सकता है। चीन की विस्तार नीति भारत में आ नहीं सकती है, पाकिस्तान का टेररिज्म आ नहीं सकता है, और अगर तालिबान के जरिए एक कूटनीति बन रही है और एक
जुगलबंदी हो रही है जो भारत के लिए परेशानी का सबब है, तो भारत अगर एकजुट है तो ये सारी चीज़ें भारत को डिगा नहीं सकती है। सच यह भी है। आने वाला वक्त बहुत चीज़ों को तय करेगा। सवाल यूनाइटेड नेशन का इसलिए नहीं है क्योंकि 2 देश एक तरफ खड़े हैं, 3 देश दूसरी तरफ खड़े हैं और उन दोनों के बीच में तालिबान है। जिस शब्द को पहले प्रस्ताव में विरोध करते हुए उस शब्द को ही हटाना पड़ गया, वह भी भारत की अगुवाई करने वाले सुरक्षा परिषद की मीटिंग में, यह भी इतिहास में दर्ज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।